चलिए, आज हम एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जिसमें आधुनिक सैन्य टकराव का एक बहुत ही दिलचस्प ब्यौरा दिया गया है। ये कहानी एक ऐसे हवाई युद्ध पर जाके खत्म होती है जहां 100 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स एक साथ हवा में थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लड़ाई की नौबत आई कैसे। स्रोत के हिसाब से ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। हम बात कर रहे हैं पूरे 114 जेट्स की, जो एक ही वक्त पर आसमान में एक दूसरे से लड़ रहे थे। जरा इस स्केल की कल्पना कीजिए। और यहाँ देखिए, ये कोई मामूली जेट्स नहीं थे। एक तरफ पाकिस्तान के जाने माने F-16 और JF-17, तो दूसरी तरफ भारत के राफेल, Su-30 और मिराज 2000। मतलब दोनों ही तरफ से सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और दुनिया के कुछ सबसे काबिल जेट्स आमने सामने थे। इस वृत्तांत के मुताबिक 1971 की जंग के बाद से इस इलाके में इतनी बड़ी हवाई लड़ाई नहीं देखी गई थी। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये चिंगारी भड़की कहाँ से। हर बड़ी जंग के पीछे एक वजह होती है। तो इस हवाई लड़ाई की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें उस एक घटना को समझना होगा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 को। पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है जिसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। अगले ही दिन प्रधानमंत्री वापस लौटते हैं और एक हाई लेवल मीटिंग होती है। और फिर 24 अप्रैल को भारत एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर देता है। मतलब मामला बहुत तेजी से गरमा रहा था। अब सवाल था कि ये हमला किया किसने, खुफिया एजेंसियों ने क्या पता लगाया। स्रोत के मुताबिक इसके पीछे द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF का हाथ था। रॉ और IB ने हमलावरों की कॉल्स को इंटरसेप्ट किया और हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और बहावलपुर तक ट्रेस की गई। और तो और मास्टरमाइंड के तौर पर हाफिज सईद और सैफुल्ला खालिद कसूरी का नाम सामने आया। इस हमले के जवाब में भारत ने एक बहुत ही खुफिया और सटीक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? ये सिर्फ एक नाम नहीं था। ये पहलगाम हमले के पीड़ितों को एक श्रद्धांजलि थी, एक सम्मान था। सिंदूर, जो वैवाहिक बंधन का प्रतीक है, यहाँ उन परिवारों के न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन गया। और इस ऑपरेशन के लिए जो तैयारी की गई वो जबरदस्त थी। 222 टाइगर शार्क स्क्वाड्रन के Su-30 MKI जेट्स को खास तौर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले जाने के लिए मॉडिफाई किया गया। साथ में थे मिराज 2000 और राफेल जेट्स, तोपखाने के सपोर्ट के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम और दुश्मन के रडार को जैम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। मतलब एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था। और फिर आई 7 मई 2025 की रात। आधी रात के बाद फाइटर जेट्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया। सुरक्षित दूरी से ब्रह्मोस मिसाइलें लॉन्च की गईं। निशाना थे मुरीद के और बहावलपुर में मौजूद 9 आतंकी ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर्स, जिन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, सारे विमान सुरक्षित वापस लौट आए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक्शन का रिएक्शन होना तो तय था। अब बारी थी जवाबी हमले की, और एक ऐसे डिफेंस सिस्टम के इम्तिहान की जिस पर सबकी नजरें थीं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने ऑपरेशन बनियान आर मरसूस लॉन्च किया, जिसमें भारतीय सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। अब ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ एक ऑपरेशन से बढ़कर दो देशों के बीच सीधी सैन्य टक्कर बन चुकी थी। और यहीं पर एंट्री होती है भारत के सबसे बड़े तुर्प के इक्के की, S-400 ट्रायम्फ। ये एक बेहद एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी ढाल है जो हवा में आने वाले किसी भी खतरे को, चाहे वो मिसाइल हो या ड्रोन, बहुत दूर से ही पहचान कर उसे नष्ट कर सकती है। तो इस जवाबी हमले में S-400 ने कैसा परफॉर्म किया? स्रोत के अनुसार इसका प्रदर्शन एकदम परफेक्ट था। सिस्टम ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही आती हुई मिसाइलों और ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लिया। फिर इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च की और सभी खतरों को उनके टारगेट तक पहुंचने से बहुत पहले ही हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। इसकी कामयाबी का अंदाजा आप NSA अजीत डोभाल के इस बयान से लगा सकते हैं, जो स्रोत में दिया गया है। उन्होंने कहा, विदेशी मीडिया एक भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखा पाया जिसमें भारत की तरफ कोई नुकसान हुआ हो, यहाँ तक कि एक कांच भी नहीं टूटा। ये दिखाता है कि वो हमला पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया था। मिसाइलों की जंग तो खत्म हुई, लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। अब आसमान में बादलों के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली थी जो सालों तक याद रखी जानी थी।
तो इस हवाई जंग का नतीजा क्या रहा? स्रोत के मुताबिक पाकिस्तान के F-16, JF-17 और एक अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। वहीं ये भी माना गया कि भारत को भी अपने कुछ Su-30 और मिराज जेट्स का नुकसान झेलना पड़ा। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। CDS जनरल अनिल चौहान का जिक्र करते हुए स्रोत बताता है कि उन्होंने माना शुरुआत में हमें कुछ तकनीकी गलतियों की वजह से नुकसान हुआ। उन्होंने इसे एक टैक्टिकल एरर कहा। मतलब ये कि गलतियों को पहचाना गया और फिर रणनीति बदलकर उन्हें सुधारा गया, जिसने लड़ाई का पासा ही पलट दिया। 3 दिन तक चले इस जबरदस्त संघर्ष के बाद 10 मई 2025 को मिलिट्री हॉटलाइन के जरिए युद्ध विराम का अनुरोध किया गया और ये लड़ाई आखिरकार खत्म हुई। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज का दौर लंबी दूरी की मिसाइलों और साइबर वॉरफेयर का है, लेकिन इस कहानी से एक बात तो साफ होती है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, कॉकपिट में बैठे एक फाइटर पायलट का हुनर, उसकी सूझबूझ और उसकी हिम्मत आज भी जंग का नतीजा तय करती है।